हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सबको अपने YouTube चैनल से आधुनिक भारत के जो बेहतरीन टॉपिक चल रहे थे, जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने पढ़ाया है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध को आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है, जो मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए मेरे चैनल पर, तो उसमें प्लासी का युद्ध पढ़ा है। उसके बाद आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बक्सर का युद्ध। तो ये जो बक्सर का युद्ध है, तो बक्सर को युद्ध को पढ़ाने से पहले मैं इसकी भूमिका आपको बताने जा रहा हूँ कि बक्सर का जो युद्ध हुआ उसका प्रारंभ कैसे होता है, क्या कारण होते हैं प्रारंभ होने के। ठीक है, तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा प्लासी के युद्ध में किस तरह से अंग्रेज़ों ने अपनी चतुराईपूर्ण नीति के द्वारा प्लासी का युद्ध जीत लेते हैं। ठीक है, वो अंग्रेज़ इतनी चतुराई करते हैं कि जो भारतीय नवाब होते हैं, उनके जो मेन सैनिक होते हैं, मेन सेनापति होता है, उसको तक अपनी तरफ वो मिला लेते हैं। और मिला लेने के बाद वहीं से अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा बढ़ती है। और प्लासी तो एक छोटा युद्ध था भारत में अंग्रेज़ी शासन का स्थापना के लिए, लेकिन ये जो बक्सर का युद्ध होता है तो मेन यही होता है, और यहीं से ही जो अंग्रेज़ होते हैं अपना प्रभुत्व इंडिया में जमाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध की भूमिका किस तरह से बनती है। होता क्या है, जब प्लासी का युद्ध होता है उस समय मीर जाफ़र को अंग्रेज़ लोग नवाब बना देते हैं 1757 में। जब प्लासी का युद्ध जीतते हैं अंग्रेज़ लोग, तो अंग्रेज़ मीर जाफ़र को नवाब बना देते हैं। ठीक है, कहाँ का, बंगाल का। बंगाल का वो नवाब बना देते हैं, अंग्रेज लोग नवाब बनाते हैं बंगाल का। किसको, मीर जाफ़र को। ठीक है, कब, 1757 में जब प्लासी का युद्ध वो जीतते हैं। तो ये जो मीर जाफ़र होता है ये अंग्रेज़ों की एक तरह से कठपुतली होता है, और अंग्रेज मीर जाफ़र से अपना महत्वाकांक्षी जो उद्देश्य होता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर शोषण करते हैं और धन को एकत्रित करना चाहते हैं मीर जाफ़र के द्वारा। ठीक है, और होता क्या है, होता भी यही है। जो मीर जाफ़र होता है जो अंग्रेज़ों की कठपुतली बन जाता है, और बंगाल के क्षेत्र से जो बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र की नदियाँ और जो हिमालय से नदियाँ आती, गंगा जो बंगाल में गिरती है, जो ये उपजाऊ क्षेत्र बहुत होता है। ठीक है, तो यहाँ से वो इसका मतलब धन एकत्रित करना चाहते हैं अंग्रेज लोग। ठीक है, और इस नीति में वो सफल भी हो जाते हैं मीर जाफ़र के द्वारा। ठीक है, तो बंगाल का खजाना खाली कर देते हैं अधिकतर अंग्रेज लोग। ठीक है, मीर जाफ़र के द्वारा। फिर क्या होता है, ये घटनाक्रम चलता रहता है। उसके बाद कुछ समय बाद मीर जाफ़र को जो होते हैं वो अंग्रेज़ों के जो उद्देश्य होते हैं उनको मानने, उनकी जो शर्तें होती हैं अंग्रेज़ों की, वो मानने से इनकार कर देते हैं मीर जाफ़र। ठीक है, तो ये देखते हैं। और मीर जाफ़र होते हैं, मीर जाफ़र तो डचों से भी संपर्क में रहते हैं। ठीक है, जो एक यूरोपीय शक्ति थी डच लोग, इनके भी संपर्क में होते हैं। तो मीर जाफ़र ये चाहता, वो देखता है कि अंग्रेज़ लोग यहाँ पर अपना प्रभुत्व बढ़ा रहे हैं, तो उनकी सहायता करने के लिए डच भी आ जाते हैं मीर जाफ़र की तरफ। ठीक है, जब मीर जाफ़र की तरफ डच लोग आके मिल भी जाते हैं, तो ये चीज़ अंग्रेज़ों को पता चलती है, तो अंग्रेज़ों से युद्ध होता है। ठीक है, इस तरह से मीर जाफ़र और डच का किससे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध होता है। अंग्रेज लोग युद्ध करते किससे, मीर जाफ़र से और डच से। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की अब शर्तें मानने को तैयार नहीं होता है, और डच भी इनका समर्थन करते रहते हैं मीर जाफ़र का। तो अंग्रेज़ लोग गुस्सा जाते हैं और इन दोनों में युद्ध होता है, बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों से युद्ध होता है। ठीक है, कौन सा, 1759 में एक युद्ध होता है, वेदरा का युद्ध। ठीक है, वेदरा के युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज़ लोग डचों को हरा देते हैं, और जो डच होते हैं अब ये छोड़ के भाग जाते हैं,
बंगाल को। ठीक है, अंग्रेज़ लोग क्या करते हैं, जब इन पर आक्रमण करते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि डच लोग हार जाते हैं और ये मीर जाफ़र भी हार जाता है और डच भी हार जाते हैं। तो डच क्या होता है कि डच लोग बंगाल के क्षेत्र को छोड़कर भाग जाते हैं अंग्रेज़ों के डर से। फिर होता है 1760 में एक युद्ध, 1760 में भी एक युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध। ठीक है, याद रखना वांडीवास का युद्ध। इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्रांसीसी होते हैं इनको भी यहाँ से भगा देते हैं अंग्रेज़ लोग। ठीक है, अंग्रेज़ों से इनकी भी लड़ाई होती है 1760 में वांडीवास के युद्ध में, और यहाँ से फ्रांसीसी भी भाग जाते हैं युद्ध क्षेत्र छोड़ के, अपना जो बंगाल का क्षेत्र होता है। इस तरह से अंग्रेज़ों का प्रभुत्व हो जाता है पूरी तरह से बंगाल के एरिया में। ठीक है, बंगाल के एरिया में अंग्रेज़ों का पूरा प्रभुत्व हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो मीर जाफ़र अब अवहेलना करने लगता है और उसको हरा देते हैं। फिर क्या होता है कि अब ये अवहेलना करने लगता है तो अंग्रेज़ों की ये बातें मानता नहीं है मीर जाफ़र। तो क्या होता है, अंग्रेज़ लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम बंगाल के एरिया में अपना हम दूसरा नवाब नियुक्त करें जो हमारी कठपुतली बने। ठीक है, तो अंग्रेज़ लोग ये चाहते हैं कि हम बंगाल में कोई दूसरा नवाब बनाएं जो हमारी कठपुतली बने और जो मैं कहूँ वो सिर्फ माने, वो मेरी शर्तों को माने, वो मेरी आज्ञा को माने और बंगाल से धन एकत्रित करके हमें दे। तो इस क्रम में आगे आते हैं मीर कासिम। ठीक है, मीर जाफ़र के बाद जो मीर जाफ़र होते हैं उनके बाद आते हैं मीर कासिम। मीर कासिम जो होते हैं 1760 में इनको नवाब बना देते हैं। कौन बना देता है, अंग्रेज़ लोग। ठीक है, अंग्रेज़ लोग मीर कासिम को 1760 में नवाब बना देते हैं। भाई जब नवाब बना दिया मीर कासिम को तो ये भी अंग्रेज़ों की कठपुतली होते हैं और ये भी अंग्रेज़ों की कही हुई बातों को, शर्तों को वो मानने लगते हैं। ठीक है, ये भी कही हुई बातों को और शर्तों को मानने लगते हैं और इस तरह से क्या होता है, बंगाल में पूरी तरह से धन की लूट खसोट चालू हो जाती है। जब बंगाल में पूरी तरह से लूट खसोट चालू हो जाती है, फिर थोड़े समय बाद क्या आता है कि मीर कासिम जो होता है, जो अंग्रेज़ लोग होते हैं मीर कासिम को तो नवाब बनाते हैं इसीलिए क्योंकि मेरा फ़ायदा करे। ठीक है, और मीर कासिम को नवाब बनाने से पहले वो मीर कासिम से कुछ शर्तें रखते हैं, कुछ वादा करवा लेते हैं पहले से। ठीक है, क्या कहते हैं वादे में, वादे में कहते हैं कि अगर मैं आपको नवाब बना दूंगा तो कुछ ज़िले हैं उन ज़िलों को आपको हमें देना होगा। ठीक है, तो उन ज़िलों के नाम याद रखना, पूछ लेता अधिकतर, तो वर्धमान ज़िला, चटगांव और मिदनापुर का जो ज़िला होता है, इन ज़िलों की दीवानी अंग्रेज़ों को दे देता है। कौन दे देता है, मीर कासिम। ठीक है, जो 1760 में नवाब बनता है अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, तो ये नवाब बनने से पहले अंग्रेज़ों ने ये शर्त रख दी थी या उससे वादा करवा लिया था कि ये जो 3 ज़िले हैं इनमें क्या होता है कि ये जो क्षेत्र होते हैं बंगाल के, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र होते हैं और यहाँ से बहुत सारा धन इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 ज़िले वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर के ज़िले हैं, इनको दीवानी के रूप में अंग्रेज़ों को ये दे देता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये क्रम चलता रहता है, ये भी चलता रहता है और फिर क्या होता है कि अंततः मीर कासिम को भी अकल आती है कि भाई जो मेरा बंगाल का एरिया है, उस बंगाल के एरिया में इतना शोषण हो रहा है कि लोग और जनता वहाँ की त्रस्त होती जा रही। फिर इसको कुछ दिमाग आता है, ठीक है, कि हम कुछ ऐसा करें कि अंग्रेज़ों को अपने यहाँ से नियंत्रण से थोड़ा सा मुक्त करवाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों? और इसी को अपने बंगाल में थोड़ा सा अंग्रेज़ों को कमज़ोर करने के लिए जो मीर कासिम होता है कुछ अपना दिमाग लगाता है और कुछ योजनाएं बनाता है। ठीक है, उसमें यहाँ जो मीर कासिम का जो काम करता है, अपना दिमाग लगाता है कि मैं अंग्रेज़ों को कैसे नियंत्रण में रख सकता हूँ। तो जो मीर कासिम होता है विशेष योजनाएं बनाता है। ठीक है, उन योजनाओं में उसके विशेष जो कार्य होते हैं उनको देखते हैं। जैसे वो मुर्शिदाबाद जो बंगाल की पहले कैपिटल हुआ करती, राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अब वो मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी वो कहाँ चेंज करता है, वो मुंगेर में। ठीक है, मुर्शिदाबाद से राजधानी वो मुंगेर को बनाता है। और क्यों बनाता है भाई, क्या बनाने की उसको ज़रूरत पड़ी, क्यों? मैंने लिख दिया है क्वेश्चन मार्क, क्यों? अब इसको समझना है आपको कि मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर क्यों ले जाता है। मुंगेर एक बिहार का क्षेत्र है। ठीक है, मुंगेर एक यहाँ पर बिहार का क्षेत्र है। ठीक है,
तो वो ये चाहता है कि बंगाल, जो बंगाल है वहाँ कलकत्ता में अंग्रेज लोग बैठे हैं, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी योजनाएं लागू करता हूँ, बनाता हूँ, तो जो अंग्रेज हैं सबसे पहले वही हस्तक्षेप करेंगे और उसको दबाने की कोशिश करेंगे। तो वो ये नहीं चाहता है कि मैं यहाँ पर कुछ करूँ, वो यहाँ से दूर हट के मुंगेर, जो बिहार का एक क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर है मुंगेर, ठीक है, यहाँ पर मुंगेर है, वो अपनी राजधानी बंगाल से हट के मुंगेर में बनाता है, ठीक है। तो याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर को राजधानी किसने बनाया, तो आप लोगों को याद रखना है मीर कासिम ने। मुर्शिदाबाद से राजधानी ट्रांसफ़र करता है कहाँ पर, मुंगेर को, ठीक है, कौन, मीर कासिम। कारण क्या थे कि वो वहाँ पर बंगाल में जो कलकत्ता में बैठे हैं अंग्रेज लोग, वो उसकी योजनाओं को हस्तक्षेप ना कर सके, ठीक है, इसलिए वो मुंगेर में अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। फिर वो अगला कार्य क्या करता है, वो 2 नए कर होते हैं, नए कर, एक अबवाब कर लगाता है और एक खिरजी जमा कर उसूलता है, ठीक है। ये क्यों उसूलता है भाई, वो अपने जो शासन को मजबूत करने के लिए कर लगाता भी है और उसूलता भी है, ठीक है, अपने शासन को मजबूत करने के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो मुंगेर का जिला होता है भाई, उसने राजधानी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी मुंगेर में, तो वो ये मुंगेर में जब राजधानी ट्रांसफ़र कर दी तो यहाँ पर ही अलग अलग तरीके के वो निर्माण करना चालू करता है। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि वो जो अंग्रेज़ों से युद्ध करना चाहता है, तो यहाँ पर वो तोपें और तोड़दार बंदूकें बनाने की व्यवस्था करता, मतलब कारखाने लगवाना चाहता है, ठीक है। तो ये काम उसने किया, कहाँ पर, मुंगेर में वो क्या किया, उसने तोपों तथा तोड़दार बंदूकों को बनाने की व्यवस्था करी, कहाँ पर, मुंगेर में, ठीक है। फिर अगला दस्तक, आप लोगों को मैंने प्लासी में पढ़ाया होगा कि दस्तक क्या था, दस्तक प्रथा क्या थी। तो दस्तक में 1717 में अंग्रेज़ों को एक फरमान मिल जाता है मुग़ल सत्ता से कि आप बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, मतलब व्यापार करने के लिए उनको टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है, कहीं पर भी अंग्रेज़ों को। तो वो यहाँ पर जो मीर कासिम होता है, तो ये दस्तक को समाप्त कर देता है, तो दस्तक व्यवस्था होती है इसको समाप्त कर देता है, और ये अब सभी के लिए क्या, कर मुक्त व्यापार बन जाता है, ठीक है। मतलब अब क्या हुआ कि पहले अंग्रेज इसका यूज़ करते थे और इसका फ़ायदा उठाते थे और कोई कर ना दे के अपना व्यापार करते थे बंगाल एरिया में, लेकिन हिंदुस्तानी जो व्यापारी होते थे या अदर कहीं के व्यापारी होते थे, तो उनको टैक्स चुकाना पड़ता था, ठीक है। तो अब जो मीर कासिम है ये दस्तक प्रथा को समाप्त कर देता है, तो भारतीय और अंग्रेज दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से भी अंग्रेज लोग मीर कासिम से नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या होता है कि जो सैन्य व्यवस्था है मीर कासिम है उसकी सैन्य व्यवस्था, जो मीर कासिम के सैनिक होते हैं वो आधुनिक करने की कोशिश करता, मतलब मॉडर्नाइजेशन करना चाहता है। मतलब क्या है कि वो अपनी जो सैन्य क्षमता को बढ़ाना चाहता है, ठीक है, और अपने सैनिकों को यूरोपीय पद्धति के अनुसार प्रशिक्षित करना चाहता है, शिक्षण देना चाहता है अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने में, ठीक है। तो क्या करता है, अपनी सैन्य क्षमता को वो बढ़ाना चाहता है, और एक जर्मन का अधिकारी होता है उसको अपने यहाँ बुलाता है, उसका नाम होता है वाल्टर रीनहार्ट, ठीक है, इसका नाम याद रखना। ये कहाँ का है, जर्मन का। इसको अपने यहाँ बुलाता है और अपने सैनिकों का प्रशिक्षण करवाता है, ठीक है। और आगे चलकर इसका नाम वाल्टर रीनहार्ट का एक फेमस नाम हो जाता है समरू, ठीक है, समरू नाम से ये प्रसिद्ध हो जाता है, जो ये मीर कासिम के सैनिकों को यूरोपीय पद्धति के अनुसार प्रशिक्षण देता है। तो ये मीर कासिम कुछ अपने विशेष कार्य करता है अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो अंग्रेज़ लोग इन कार्यों को देख के नाराज़ हो जाते हैं और मीर कासिम से युद्ध करने के लिए उतारू हो जाते हैं। फिर क्या होता है, मीर कासिम से 3 युद्ध करते हैं अंग्रेज़ लोग। कौन कौन से, कारवा का युद्ध जो होता है जुलाई में 1763 में, ठीक है। एक होता है गिरिया का युद्ध होता है 1763 में, ये सितंबर के करीब होता है, ठीक है। एक होता है
उधोनौला का युद्ध, ये 1763 में होते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो युद्ध होते हैं ये मीर कासिम के होते हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध। ठीक है, अंग्रेज और मीर कासिम इन दोनों युद्ध में लड़ता है, लेकिन अंततः होता क्या है कि जो मीर कासिम होता है उसकी हार हो जाती है। मीर कासिम होता है उसकी हार हो जाती है। जब मीर कासिम हार हो जाती है तो ये भागता है। ये किधर भागता है भाई? अगर बंगाल में ये हार गया तो यहाँ से ये अपने साइड बगल में भागा, तो बगल में क्या था? यहाँ पर ये अवध क्षेत्र था। क्या? अवध। ठीक है, और यहाँ पर थी दिल्ली, यहाँ पर थी दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली होती है और यहाँ पर अवध होता है। तो जो मीर कासिम होता है, जो अंग्रेज़ों से लड़ाई होती है, वो हार जाता है और ये मीर कासिम बंगाल छोड़कर ये अवध के क्षेत्र में आ जाता है। ये बंगाल छोड़ के अवध में आता है। अवध में कौन बैठा होता है इस समय? अवध में यहाँ अवध का नवाब उस समय होता है शुजाउद्दौला। कौन? शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला जो यहाँ अवध में शासन कर रहा होता है, ये मीर कासिम की सहायता करना चाहता है और करता भी है। क्यों? क्योंकि शुजाउद्दौला ये नहीं चाहता था कि अंग्रेज़ लोग बंगाल को तो जीत चुके हैं, कहीं ना हो कि ये अवध पर भी आक्रमण कर दें और मेरा भी ये क्षेत्र यहाँ से चला जाए मेरे हाथ से। ठीक है, तो इसलिए अब शुजाउद्दौला चाहता है मीर कासिम की सहायता करना। ठीक है, और उस समय दिल्ली पर सत्ता पर बैठे होते हैं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम सेकेंड। ठीक है, शाह आलम सेकेंड बैठे होते हैं दिल्ली में। तो ये भी इसकी मीर कासिम की सहायता करना चाहते हैं। तो ये तीनों गुट बनते हैं। कौन कौन? दिल्ली में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का शासक मीर कासिम। ये एक अपनी सेना बनाते हैं और अंग्रेज़ों से युद्ध करना स्टार्ट करते हैं और यही युद्ध आगे चल के नाम होता है बक्सर का युद्ध। तो अब चलते हैं बक्सर के युद्ध की तरफ। ये कुछ भूमिका हुई बक्सर के युद्ध की। ठीक है, अब देखते हैं बक्सर का युद्ध। जो बक्सर का युद्ध हुआ था, अभी मैंने इसकी भूमिका बताई। अब बक्सर के युद्ध कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? तो जो बंगाल का शासक होता है मीर कासिम, ठीक है, बंगाल का जो शासक होता है मीर कासिम, ठीक है, ये जब अंग्रेज़ों से युद्ध में हार जाता है, वो 3 युद्धों को जो हमने बताया था, ठीक है, तो वो जो ये हार जाता है तो बंगाल में, तो ये क्या होता है कि ये भाग के अपने बगल के क्षेत्र में अवध क्षेत्र में जाता है। कहाँ पर? अवध में। ठीक है, यहाँ से भागता है और ये अवध में चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली होती है। तो यहाँ कौन होता है? मुगल शासक शाह आलम सेकेंड। ठीक है, अवध का नवाब कौन होता? शुजाउद्दौला। ठीक है, जो मीर कासिम होता है, जब अंग्रेज़ों से युद्ध होता है और ये तीनों युद्धों में हार जाता है, तो ये जो मीर कासिम होता है ये भाग के अवध के क्षेत्र में आता है और अवध के शासक जो शुजाउद्दौला होते हैं वो इनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये इनकी सहायता करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि जब अंग्रेज़ लोग बंगाल को जीत चुके हैं और यहाँ पर अपनी सत्ता पकड़ मजबूत बना चुके हैं, तो एक दिन एक समय ऐसा आएगा कि इनकी जो अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा नीति है वो ये भी चाहेंगे हम अगल बगल के आसपास के क्षेत्रों को जीत लें। तो अगर बंगाल को जीत के ये अवध के क्षेत्र में आते हैं तो जो शुजाउद्दौला होता है ये भी चाहता है कि अगर ये यहाँ आ गए तो ये जो अवध का क्षेत्र है ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो यही कारण होता है कि शुजाउद्दौला जो होता है मीर कासिम की सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है और अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, शुजाउद्दौला। और इसके दिल्ली में कौन होता है? दिल्ली में शाह आलम सेकेंड होते हैं। ये भी मीर कासिम की सहायता करने के लिए राजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से परेशान होते हैं, डरे होते हैं कि अंग्रेज आके महत्वाकांक्षा नीति के द्वारा ये सब एरिया को जीत लेंगे। तो ये तीनों लोग अपना अपना
शाह आलम जो दिल्ली में बैठता है, ये अपनी सेना को, अवध का शुजाउद्दौला ये अपनी सेना को, मीर कासिम अपनी सेना को जो युद्ध बंगाल में से भाग कर आते हैं अपनी सेना के साथ में, तो ये तीनों अपनी सेनाएं को मिलाते हैं और अंग्रेज़ों से युद्ध करते हैं, और इसी युद्ध को बक्सर का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। ऑब्जेक्टिव में इसकी डेट पूछ लेते हैं तो याद रखना 22 अक्टूबर। और जो ये बक्सर का युद्ध हुआ था किन दो लोगों के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज और दिल्ली, अवध और बंगाल के शासक के बीच में हुआ था। तो भारतीय शासक कौन कौन थे? मीर कासिम। कौन? मीर कासिम जो बंगाल का शासक था, शुजाउद्दौला जो अवध का शासक था, शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली में शासक थे, मुगल शासक। ठीक है, दिल्ली के मुगल शासक थे। और अंग्रेजों की तरफ, अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। नाम याद रखना हेक्टर मुनरो का। कोई यहाँ पर, क्योंकि ये प्लासी के बाद हुआ है बक्सर का युद्ध, तो लोग यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव को लगा देते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो था अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, तो क्या होता है कि इन दोनों में, अंग्रेजों और भारतीय शासकों में युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध होता है, और युद्ध कौन विजयी होता है? युद्ध विजयी होते हैं अंग्रेज लोग। ठीक है, अंग्रेज लोग विजयी कर लेते हैं किसका? बक्सर का युद्ध। ठीक है, अंग्रेज लोग किनको हराते हैं? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, कौन अंग्रेजों की तरफ होता है? हेक्टर मुनरो। तो इस बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा भारतीय शासकों की जब हार हो जाती है तो अंग्रेज अपनी शर्तें रखते हैं और इन शासकों से कुछ संधियां करते हैं, और इन शासकों से 2 संधियां करते हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो चलिए देखते हैं, जब ये शासक जीत जाते हैं तो भारतीय शासकों से ये संधियां करते हैं। तो प्रथम संधि होती है इलाहाबाद की प्रथम संधि, और ये संधि भी पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 में। जो इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 में, तो अंग्रेज लोग ये चाहते हैं जब मैं ये संधि करूं तो यहाँ पर जो मेरा कोई अच्छा अधिकारी हो, ज़्यादा बुद्धिमान हो, ज़्यादा चालाक हो, उस व्यक्ति को अंग्रेज लोग अपनी तरफ से इस संधि करने के लिए भेजते हैं। तो उनके मन में आता है क्यों ना मैं रॉबर्ट क्लाइव को बुलाऊं, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव 1760 में भारत छोड़ के चला जाता है ब्रिटेन में। ठीक है, तो अंग्रेज लोग रॉबर्ट क्लाइव को फिर वापस बुलाते हैं ब्रिटेन से। ठीक है, इलाहाबाद की संधि करने के लिए, इलाहाबाद की संधि करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन से फिर बुलाते हैं। ठीक है, तो ये आता है और संधि करता है। संधि में क्या होता है? संधि में ये होता है कि बंगाल का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र और उड़ीसा का क्षेत्र, इन सब की दीवानी दे दी जाए। किनको? अंग्रेजों को। वो चाहते हैं, अंग्रेज लोग ये चाहते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उनको मिले। किसको? कंपनी को। ठीक है, उनको कंपनी को दी जाए। पहली शर्त ये रखते हैं। फिर दूसरी शर्त ये रखते हैं कि इलाहाबाद और कड़ा जो अवध के क्षेत्र थे, इलाहाबाद और कड़ा जो ये अवध का क्षेत्र था, यहाँ पर इलाहाबाद और कड़ा थे, इन क्षेत्रों को उठा के ये शाह आलम को दे दिए जाएं। किसको? शाह आलम को। शाह आलम को दे दिए जाएं। ये ऐसा क्यों करना चाहते थे अंग्रेज? ये अपने पास क्यों नहीं रखना चाहते थे? क्योंकि भाई जो सत्ता में मेन बैठे मुगल शासक, उनको भी तो कुछ खुश करना था। और इनकी जो 3 सत्ता ले लिए थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तो इनको भी कुछ तो देना था। तो ये जो अवध का क्षेत्र है ये उठा के दिल्ली मुगल सत्ता को दे देते हैं, शाह आलम द्वितीय को। तो इलाहाबाद और कड़ा शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है इलाहाबाद की प्रथम संधि में। ठीक है, फिर क्या होता है? तीसरी शर्त रखते हैं कि अब जो ये शासक मुगल सम्राट जो है उसको 26 लाख वार्षिक पेंशन, 26 लाख वार्षिक पेंशन दी जाएगी और इसी से वो अपना भरण पोषण करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है जो 12 अगस्त 1765 को होती है। कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव करता है। क्या होता है इसके अंतर्गत? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेती है कंपनी, अंग्रेज लोग, और इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है और मुगल सम्राट को 26 लाख वार्षिक पेंशन दे दी जाती है। ये हैं कुछ इलाहाबाद की प्रथम संधि, और मैं अब इलाहाबाद की द्वितीय संधि को आपको पढ़ाऊंगा।
ठीक है, तो चलिए देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ये बहुत वन लाइनर क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। देखते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि। पहली संधि मैंने बताई, अब इलाहाबाद की दूसरी संधि, इसकी डेट याद रखना है। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो होती है वो 16 अगस्त 1765 में होती है। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी वो 12 अगस्त को हुई थी, और इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई वो 16 अगस्त 1765 में होती है। और ये संधि कौन करता है? ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, जो वहाँ से ब्रिटेन से आते हैं, तो वो करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला, जो अवध का नवाब होता है, वो इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में करते हैं। क्या करते हैं? संधि में कुछ शर्तें होती हैं जो क्लाइव रखता है। तो पहली शर्त ये होती है कि इलाहाबाद और कड़ा छोड़कर बाकी जो भूमि होती है वो वापस कर दी जाएगी। किसको? अवध के नवाब सुजाउद्दौला को। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये अवध में जो कड़ा और जो इलाहाबाद का क्षेत्र था, ये उठा के दिल्ली के शाह आलम को दे दिया था, मुगल शासक शाह आलम को दे दिया था। तो इन क्षेत्रों को छोड़कर जितनी ये भूमि थी, ये और सब राजस्व यहाँ जो इकट्ठा होता था, ये सब कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर सारा कुछ वापस कर दिया जाएगा सुजाउद्दौला को, जो अवध का नवाब था। ठीक है, पहली शर्त ये रखते हैं। दूसरी शर्त कहते हैं कि कंपनी को 50 लाख रुपए जुर्माना के तौर पर दिए जाएंगे। क्यों? कहता है कि जो मैं तो बंगाल में था, तो आप लोगों को मेरे से युद्ध करने की क्या ज़रूरत थी? सुजाउद्दौला से कहते हैं, इसलिए जो सुजाउद्दौला बेवजह मेरे युद्ध में शामिल हुए, और तो इसका जुर्माना और हर्जाना सुजाउद्दौला को भी देना होगा, अंग्रेज कहते हैं। ठीक है, तो कंपनी को 50 लाख रुपए देने को कहते हैं, अंग्रेज लोग सुजाउद्दौला से लेते हैं। ठीक है, और एक अवध का किला है, चुनार का किला, याद रखना, अवध क्षेत्र में, वाराणसी के आसपास क्षेत्र है, पड़ता है। ठीक है, ये चुनार का किला, ये भी कंपनी को मिल जाता है, क्योंकि वो अब ये चाहते हैं कि बंगाल में तो उनके किले हो गए थे, किलेबंदी कर लिया था, और अवध के क्षेत्र में भी वो अपनी उपस्थिति दायर करें और यहाँ पर भी कोई किला का निर्माण करें। तो इस किले को, चुनार के किले को वापस ले लेते हैं और यहाँ पर अपना जो केंद्र बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं चुनार का किले में। ठीक है, अगली शर्त क्या रखते हैं क्लाइव? कहते हैं कि अवध में कर मुक्त व्यापार अब कंपनी करेगी। क्लाइव होशियार तो था ही, चालाक चतुर लोमड़ी। ठीक है, तो ये कहता है कि अवध में कर मुक्त व्यापार कंपनी करेगी अब यहाँ इस क्षेत्र में। ठीक, क्योंकि ये जीत चुके थे, तो वहाँ पर कंपनी कर व्यापार करेगी, कर मुक्त व्यापार। ठीक है, अगली शर्त क्या रखते हैं? अवध में अंग्रेजी कंपनी रखना। अवध में अंग्रेजी कंपनी मतलब क्या हुआ कि सुरक्षा हेतु, मतलब यहाँ पर एक सैनिक कंपनी, या कह लें सैनिकों को अवध में जो अंग्रेजी कंपनी थी वो कहती है कि अब अवध में मैं एक रेजिडेंट रखूँगा दरबार में, मतलब कुछ सैनिकों को यहाँ रखूँगा। क्यों? सुरक्षा हेतु। ठीक है, तो ये इलाहाबाद की दूसरी संधि करता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव। किससे? सुजाउद्दौला से, जो अवध के नवाब थे। और इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी वो किससे हुई थी? क्लाइव और शाह आलम द्वितीय से। पहली होती है शाह आलम द्वितीय से और दूसरी होती है अवध के नवाब सुजाउद्दौला से। ठीक है, दोनों कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव करता है। ठीक है, तो दूसरी संधि में एक बार फिर देख लेते हैं क्या कहता है। कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर सारी भूमि अवध को वापस कर दी जाएगी सुजाउद्दौला को, और सुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए कर लिए जाएंगे जुर्माना के तौर पर, और अवध का एक क्षेत्र है चुनार का किला वो भी ले लिया जाएगा, और अवध में कर मुक्त व्यापार भी हम लोग अंग्रेज कहते करेंगे। ठीक है, अवध के दरबार में एक रेजिडेंट रखा जाएगा, सैनिक रखा जाएगा उनके दरबार में सुरक्षा हेतु। ये सब होते हैं। ये इलाहाबाद की भी संधि हो जाती है, और जब रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है और उसकी महत्वाकांक्षा और आगे बढ़ती है और धन लूटने की करती है भारत के क्षेत्रों से, तो वो और नई नई शर्तें लागू करता है। तो बंगाल में वो एक और
बंगाल के क्षेत्र में वो एक द्वैध शासन स्थापित करना चाहता था। ठीक है, कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो देखते हैं द्वैध शासन क्या है। ठीक है, बंगाल के क्षेत्र में। ठीक है, जब रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है। ओके, तो देखते हैं अगला द्वैध शासन।